Hello my dear students, welcome to chemistry class, and today I am going to start your third unit, that is classification of elements and periodicity in properties, and this is the first lecture. Okay, तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इस चैप्टर में we will discuss about historical development of the periodic table and periodic classification, एंड फाइनली जब पीरियडिक ट्रेंड्स होते हैं, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. मतलब क्यों ज़रूरत पड़ गई कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाए. तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, लाइक एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, तब तक इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी. 30-35 के राउंड एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे. बट आफ्टर पासिंग सम ईयर्स 1800 to 1869-70 बहुत एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए. सो जब ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली डिस्कस करना बहुत मुश्किल था. दैट्स वाई नीड हो गई कि एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया जाए. सो टू स्टडी एंड रिमेंबर द न्यूमरस प्रॉपर्टीज़ of elements and compounds gave rise to necessity of classification of elements into various groups having similar properties. तो similar properties वाले जो elements थे उनको various different groups में arrange किया गया. तो इस तरह से उनको classify किया गया. और जो classify करने का जो main method था वो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था about periodic table. एंड पीरियडिक टेबल के बारे में आपने क्लास 10th में भी CBSE का ही NCERT का जो चैप्टर है 5th वो कर रखा है. तो सेम वही टॉपिक्स हैं, थोड़ी सी इसमें एलिब्रेशन हो गया है, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ ट्रेंड्स बढ़ गए हैं. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस प्रॉपर्टीज़. ओके, सो पीरियडिक टेबल, द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन अ टेबुलर फॉर्म, that is in the form of table is called as periodic table. ठीक है, तो अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, उसी टेबल को हम बोल देते हैं पीरियोडिक टेबल. अब बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कि जो पीरियोडिक टेबल आज भी चल रही है उसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी, किस तरीके के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स थे, कौन कौन से लॉस थे. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट डोबरनियर ट्रायड्स. ट्रायड्स मीन्स अबाउट 3 एलिमेंट्स. ठीक है, तो डोबरनियर ने इसका लॉ दिया था इन 1817. ठीक है, जे डोबरनियर. तो उन्होंने क्या कहा था, द एलिमेंट्स इन अ ट्रायड हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल मेंबर ऑफ ईच ट्रायड इज़ very close to the arithmetic mean of the other two elements. Means इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं. एक उसने बात की इन तीन एलिमेंट्स के बारे में जो थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सिर्फ इनके बारे में ही बात की. तो अकॉर्डिंग टू डोबरनियर कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम कर दें और जो उसका मीन निकलेगा, जो एवरेज निकलेगा, वो वही होगा जो मिडिल मेंबर का मास होगा. लाइक लिथियम का मास इज 7, एटॉमिक मास 7 है, एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39. तो दोनों का सम कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट 23. एंड जो 23 मास आएगा वो होगा सोडियम का मास. ठीक है, तो सोडियम का मास 23 आया. तो इसके अकॉर्डिंग तो डोबरनियर का ट्रायड बहुत सही था. ऐसे कैल्शियम और बेरियम के मासेस का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो जो मीन वैल्यू आएगी वो स्ट्रोंशियम की होगी. ऐसे क्लोरीन और आयोडीन के मासेस को जब हम सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो मीन मास आएगा वो ब्रोमीन का मास होगा. बट ये हर किसी एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं था. तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल था. तो जो बाद के एलिमेंट्स थे उन पे जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो इस पीरियोडिक टेबल का कोई यूज़ नहीं है. इसलिए ये भी इस लॉ को नेगलेक्ट कर दिया गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सेकंड हमारा लॉ है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इसको जेम्स न्यूलैंड ने दिया था इन 1865 में. तो ये क्या लॉ था,
when the elements are in arrangement of increasing order of atomic weights. Atomic weights, the properties of every eighth element are similar to the first one. मतलब जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उसमें हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ थी वो एट्थ एलिमेंट्स जैसी थी, रिजेंबल कर रही थी. लाइक अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, और जो एट्थ एलिमेंट है वो हमारा सोडियम है. तो लिथियम के नीचे ठीक सोडियम आ गया. ऐसे सोडियम से जो नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट होगा वो पोटेशियम होगा. इट मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर थी. ठीक है, लेकिन ये लॉ भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम तक भी कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी. लाइक कैल्शियम तक तो ये लॉ एप्लीकेबल था. ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले एलिमेंट्स के बारे में क्या था, उन पे एप्लीकेबल नहीं हो पाया था. ठीक है, तो इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइट एलिमेंट्स. लाइट एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मासेस काफ़ी कम थे, जो बहुत हल्के थे, उन तक ही एप्लीकेबल था. हैवी एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल नहीं था. एंड एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड. दैट टाइम नो न्यू एलिमेंट वॉज फिट अकॉर्डिंग टू दिस मैथड. मतलब जो नए एलिमेंट्स थे वो इस मेथड के अकॉर्डिंग फिट ही नहीं बैठ रहे थे, इसलिए ये लॉ भी डिस्कार्ड हो गया, ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई. उसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड था, जो काफ़ी ज़्यादा जिससे इम्प्रूवमेंट हुआ, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव ने दिया था, ऑब्वियस सी बात है, नाम से क्लियर है, और वो दिया था 1869 में. तो ये इसका क्या लॉ था. ठीक है, so in 1869 Mendeleev gave periodic law on the basis of physical and chemical properties of elements. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights. तो जो एलिमेंट्स थे उनका जो अरेंजमेंट था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट्स वो क्या था, वो एक पीरियोडिक फंक्शन था. ठीक है, और द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़, the repetition of the properties is called periodicity of properties. मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो जो सेम ग्रुप में हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीरियोडिसिटी. एंड अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये जो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो मेन उसमें क्या चीज़ें थी कि देर आर 7 पीरियड्स, या जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं लेफ़्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल जो रोज़ होती हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं एंड दे आर 7 इन नंबर्स. एंड जो वर्टिकल कॉलम थे अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, वो 18 थे जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स. तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को पीरियड्स कहते हैं एंड वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं. मीन्स देर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ओके, इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेंडलीव, मेन क्या उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो बात कर लेते हैं अब. तो सबसे पहले उसने बात की अबाउट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली कैसे ग्रुप्स में अरेंज किया जाए. मीन्स किसी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं लाइक लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, तो अगर लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में हैं तो हम लिथियम के साथ साथ सोडियम की प्रॉपर्टीज़ को भी गेस कर सकते हैं. सोडियम के साथ साथ हम पोटेशियम की प्रॉपर्टी को भी गेस कर सकते हैं कि अगर सोडियम में ऐसी चीज़ें हैं तो पोटेशियम में भी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो उसने सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में बात करी. करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ठीक नहीं था उसने उनकी ग्रुपिंग, उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उनके एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट कर दिया. नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. तो जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, एलिमेंट्स उसमें अरेंज किए गए, तो उसने कुछ गैप्स छोड़े थे. गैप्स क्या बता रहे थे कि जब भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी होगी तो उन्हीं गैप्स में फिट बैठेंगे. लाइक जब उसने बात की अबाउट एल्यूमिनियम के बाद की एलिमेंट की, तो एल्यूमिनियम के बाद उसने गैप छोड़ा. ठीक है, तो जो गैप छोड़ा मीन्स लाइक एल्यूमिनियम था और एल्यूमिनियम के नीचे जो प्रॉपर्टीज़ जिस एलिमेंट की होंगी
उसके लिए उसने पहले से डिसाइड कर दिया कि क्या वो हो सकता है, यानी उसने उसका नाम दिया एक्का एल्यूमिनियम, और वो एलिमेंट था हमारा गैलियम। ठीक है, तो गैलियम की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, लेकिन वो एल्यूमिनियम के बाद था, इसलिए उसको हम एक्का एल्यूमिनियम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन। तो जो सिलिकॉन के बाद एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट था? जर्मेनियम था। तो जर्मेनियम की डिस्कवरी उस टाइम तक नहीं हो पाई थी, बट सिलिकॉन के ही ग्रुप में था वो, इसलिए उसने पहले से ही इनकी प्रॉपर्टीज़ को मेंडलीव ने डिसाइड कर दिया था। तो उसने न्यू एलिमेंट्स के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करी थी। सो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे एडवांटेजेस भी थे, इसके बावजूद कुछ डिफेक्ट्स भी उसकी टेबल में थे। लाइक सबसे जो फर्स्टली था वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में मेंडलीव ने कुछ भी नहीं बता पाया। लाइक हाइड्रोजन को हम किस प्लेस में, किस ग्रुप में रखा जाए उसको। लाइक वो हाइड्रोजन अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है। अल्कली मेटल दैट इज़ फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, फर्स्ट ग्रुप से भी रिजेंबल करता है, एंड साथ में वो हैलोजन से भी रिजेंबल करता है। तो उसको किस ग्रुप में रखा जाए, तो हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में मेंडलीव ने कुछ भी प्रॉपर इसका रीज़न नहीं दिया। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की पोजीशन के बारे में भी मेंडलीव ने नहीं बता पाया। लाइक हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं, लाइक प्रोटियम है, ठीक है, प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है और ट्रिटियम है, इनकी पोजीशन के बारे में मेंडलीव ने कुछ भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 है प्रोटियम के केस में। ड्यूटीरियम में क्या होगा? 1H, और इसका जो मास होगा वो 2 होगा। ट्रिटियम के केस में 1H3 हो जाएगा। तो अगर मेंडलीव की बात करते हैं तो उसने जो अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो उनके अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन दी थी। तो इसके अकॉर्डिंग तो आइसोटोप जो हाइड्रोजन के 3 हैं उनको अलग 3 सेपरेट ग्रुप्स में रखा जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही ग्रुप में रखा गया, उनके आइसोटोप के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को डिसाइड नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। कुछ एक जैसे एलिमेंट्स थे जिनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, जबकि जो कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट थे उनको एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक या डिफेक्ट था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। देन पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन को मेंडलीव ने स्पेसिफिक नहीं बताया कि उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, इनके बारे में भी उसने कुछ भी लॉजिकल बात नहीं की। तो ये उसके बहुत बड़े काफ़ी जो ड्रॉबैक्स थे, डिफेक्ट्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। ओके, उसके बाद जो मेंडलीव के जो डिफेक्ट्स थे, उसके बाद जो एक नया लॉ आया दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो दिया था मोज़ले ने इन 1913 में। ठीक है, तो मोज़ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एक्सरे स्पेक्ट्रा और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, उनका क्या रिलेशंस था। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक नंबर, नॉट वेट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसने एक जो क्राइटेरिया दिया वो दिया अबाउट एटॉमिक नंबर, जबकि मेंडलीव ने जो बात की थी वो थी एटॉमिक मासेस पे। ओके, तो मोज़ले ने जो कंक्लूज़न दिया उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी एटम की है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास नहीं। ठीक है, दैट वाज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक, तो वो क्या है? सो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो ये है, एंड वही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। ठीक है, तो जो बात करती है अबाउट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड सम पीरियोडिक ट्रेंड्स। ओके,
तो आज का टॉपिक आई थिंक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, इंट्रोडक्शन था। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।